हेलो दोस्तों। कभी कभी हम अजनबियों से मिलते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। लेकिन सोचो, अगर वो अजनबी इंसान न होकर कोई भटकती हुई आत्मा हो। उस रात का सफर मेरे लिए सिर्फ एक ट्रेन की यात्रा नहीं थी। वो एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक टूटा हुआ दिल और एक अजनबी का साथ जो सिर्फ अपनी कहानी सुनाने के लिए ट्रेन में आया था। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि वो अजनबी अपनी तन्हाई मिटाने के लिए मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था। स्वागत है आपका डर का सफर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं डरावनी और रोमांचक कहानियां। इस सफर में हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको अंधेरे में छिपे अनकहे रहस्यों की दुनिया में ले जाएगा। रात का समय था, ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी और अंधेरे ने हर चीज को अपने आगोश में ले लिया था। मैं अपने दोस्त साहिल के साथ ट्रेन में था। यह तीसरे सेमेस्टर की समाप्ति का समय था और हम दोनों चंडीगढ़ से बठिंडा की ओर जा रहे थे। साहिल को बरनाला में उतरना था, जो बठिंडा से 60 किलोमीटर पहले आता है। जब ट्रेन बरनाला पहुंची तो साहिल ने मुझसे अलविदा कहा और उतर गया। अब रात के लगभग 10 बज रहे थे और मेरा डिब्बा लगभग खाली हो चुका था। ट्रेन दोबारा चल पड़ी और मैं खिड़की से बाहर अंधेरे में घूर रहा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ। तभी अचानक एक लड़का मेरे डिब्बे में दाखिल हुआ और मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो? मैंने सहजता से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, बैठिए। क्योंकि मेरा सफर अभी भी 60 किलोमीटर बाकी था। हमने एक सामान्य बातचीत शुरू की। वास्तव में उसने बातचीत शुरू की। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और मैंने उसका नाम पूछा। उसका नाम करण था। हमने अपने कॉलेज जीवन के बारे में बात करनी शुरू की। वह भी एक इंजीनियरिंग छात्र था। उसने बताया कि उसने 4 साल पहले अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। हमने अपने हॉस्टल के अनुभव साझा किए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हॉस्टल जीवन कितना रोमांचक होता है। कुछ समय बाद उसने मुझसे क्रश और प्यार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही उदास था। मैंने अपनी प्रेम कहानी साझा करना शुरू कर दिया। उसने भी लड़कियों के बारे में अपने विचार बताए, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसके बोलने के तरीके में बहुत दर्द है। उसकी आवाज में कुछ अलग ही बात थी। जब मैंने अपनी कहानी खत्म की तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पास भी कोई कॉलेज की प्रेम कहानी है। उसके जवाब ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। उसने कहा, हाँ, मैं तो यही इंतजार कर रहा था कि तुम मुझसे यह सवाल कब पूछोगे और मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। मैंने उससे कहा कि वह अपनी प्रेम कहानी सुनाए। उसने शुरू किया, मैंने अभी अभी चंडीगढ़ में अपने कॉलेज में दाखिला लिया था। मैं हॉस्टल में रहता था। क्योंकि यह कॉलेज की शुरुआत थी, मेरे कॉलेज में ज्यादा दोस्त नहीं थे। इसके अलावा मैं बहुत शर्मीला था, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से था। शायद यही कारण था कि मेरे कॉलेज में उस समय ज्यादा दोस्त नहीं थे। इसलिए शाम को 5 से 6 बजे के आसपास मैं आसपास के क्षेत्रों में टहलने चला जाता था। एक दिन मैंने अपनी रोज की राह बदल दी और एक आवासीय इलाके में प्रवेश कर गया। वहां एक लड़कियों का हॉस्टल था और वहीं मैंने उसे देखा, अपने सपनों की परी को। वह पहली मंजिल पर बालकनी में खड़ी थी और अपने गीले बालों को कंघी कर रही थी। उस समय जब मैंने उसे देखा, उस एहसास को मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। यह वैसा ही था जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। ठंडी हवा आपके बालों को छू रही हो और कहीं से संगीत बज रहा हो। उस रात मैं सो नहीं सका, बस उसके बारे में सोचता रहा। वह सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे मैंने कभी देखा था। बिस्तर पर लेटे हुए मैं बस अगले दिन कॉलेज खत्म होने का इंतजार कर रहा था, ताकि मैं फिर से उसे देख सकूं। लेकिन उस रात का हर मिनट मुझे 1 साल जैसा लगा। आखिरकार कई घंटों तक सोचने के बाद मुझे 2-3 घंटे की नींद आई। अगले दिन मैं कॉलेज गया। मैं थोड़ा थका हुआ था, लेकिन मेरी थकावट उसकी झलक देखने के उत्साह के सामने कुछ भी नहीं थी। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, मैं अपने हॉस्टल में गया, अपना सामान रखा और उस आवासीय इलाके की ओर भागा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे निराशा हुई। वह वहां नहीं थी। यह मेरी जिंदगी का सबसे उदास पल था।
फिर किसी ने मुझसे समय पूछा। जब मैंने उसे समय बताया तो वह 4:30 बज रहे थे। अचानक मुझे याद आया कि कल जब मैंने उसे देखा था वह करीब 5:30 का समय था। मैंने सोचा कि मुझे कुछ समय इंतजार करना चाहिए, लेकिन लड़कियों के हॉस्टल के सामने खड़े रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने हॉस्टल के आसपास टहलना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद मैं थोड़ा घबराया हुआ था। सोच रहा था कि अगर वह आज बाहर नहीं आई तो क्या होगा। मैंने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जैसे ही मैं हॉस्टल के पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। मैं बेहद निराश खड़ा रहा। तभी अचानक पहली मंजिल का दरवाजा खुला। जब मैंने ऊपर देखा तो वह वहां थी। उसकी भारी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वह अब भी सोकर उठी थी। उसे देखकर मैं वहां खड़ा रह गया और उसे देखता रहा। वह भी मुझे देख रही थी। हमारी करीब 30 सेकंड तक नजरें मिली। तभी अचानक एक साइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी, क्योंकि मैं सड़क के बीच खड़ा था। वह मुझे डांटने लगा, कहां देख रहा है, सड़क पर ध्यान दे। तभी मेरी सुध वापस आई। मैं जल्दी से सड़क के किनारे हो गया। जब मैंने फिर से ऊपर देखा तो वह अब भी वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार वह हंस रही थी। मैं बेचारा उस समय कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस वहां खड़ा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैं इतना शर्मीला था कि चुपचाप वहां से अपने हॉस्टल की ओर चल पड़ा। हॉस्टल पहुंचकर भी मैं बस उसकी प्यारी मुस्कान के बारे में सोचता रहा। वह रात भी मेरे लिए पूरी सदी की तरह बीती। अगले दिन कॉलेज खत्म होने के बाद मैं फिर से उसी गली में गया। इस बार मैं बिना किसी डर के उसके हॉस्टल के सामने खड़ा था, क्योंकि इस बार मैंने खुद को पहले ही समझा लिया था कि आज मुझे कुछ करना है। आज मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे याद है वह शाम 5:55 का वक्त था जब वह बालकनी में आई। ओह भगवान, वह गुड़िया जैसी लग रही थी। मैंने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। जैसा कि हमेशा होता था, मैं फिर से एक गूंगे रोबोट की तरह खड़ा उसे देख रहा था। हमारी आंखें फिर से 2-3 मिनट तक मिली। तभी वह अचानक बालकनी छोड़कर अंदर जाने लगी। उस समय मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने झिझकते हुए अपना हाथ हिलाया। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई, फिर अंदर चली गई। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि मुझे उसे एक चिट्ठी लिखनी चाहिए, एक प्रेम पत्र। मैंने रात भर जागकर एक 10 लाइन का पत्र लिखा। अगले दिन मैं पूरी तैयारी के साथ वहां गया। जब वह आई तो मैंने सड़क से एक छोटा सा पत्थर उठाया और अपने पत्र को उस पर लपेटकर उसकी ओर फेंका। मैंने ध्यान रखा कि पत्र उसे चोट ना पहुंचाए। पत्र फेंकते हुए मैंने जोर से कहा, इसका जवाब जरूर देना, चाहे हां हो या ना। वह मेरी ओर देखकर थोड़ा हैरान हुई। इतना कहने के बाद मैं तुरंत वहां से अपने कमरे की ओर चल पड़ा। उस रात मैंने एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकी। मैं बस उसके जवाब के बारे में सोचता रहा। अगले दिन मैं फिर से उसी जगह गया। मैं बस इंतजार कर रहा था। अचानक कुछ मेरे सिर पर आकर लगा। जब मैंने ऊपर देखा तो वह वहां थी और कुछ इशारा कर रही थी। जब मैंने नीचे देखा तो एक कागज पड़ा था। हाँ, उसका जवाब। मैंने झट से कागज उठाया और उसे पढ़ा। उसमें बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा था, हाँ। मैं खुशी से चिल्ला उठा, हाँ धन्यवाद, और मैंने हाथ हिलाकर उसे बाएं कहा। इसके बाद हमने पत्रों के जरिए बातें करनी शुरू कर दी, पुराने जमाने के तरीके। कुछ दिनों बाद मैंने उससे मिलने को कहा। उसने हामी भर दी। हम पास के पार्क में मिलने लगे। करीब 10 से 15 बार मिलने के बाद मैंने उससे फिल्म देखने जाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे फिल्में पसंद नहीं है। अगर मिलना है तो हम बगीचे या किसी शांत जगह पर मिल सकते हैं। मैंने सोचा शायद वह शर्मीली है, इसलिए मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया। 5 महीने बीत गए और सेमेस्टर का अंत हो गया। जैसा कि सभी जानते हैं, सेमेस्टर के बाद छुट्टियां मिलती हैं। मैंने उसे बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूं। यह सुनकर वह थोड़ी उदास हो गई और मुझसे कहा, मत जाओ, बाद में मिलेंगे या नहीं किसे पता। लेकिन मुझे घर जाना था, क्योंकि मुझे अपने माता पिता की याद आ रही थी। मैंने उसे किसी तरह समझाया और कहा, मैं जरूर जाऊंगा, तुम भी कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ, छुट्टियों के बाद हम फिर मिलेंगे।
चिंता मत करो। आखिरकार वह मान गई। हम दोनों अपने अपने घर चले गए। 15 दिनों के बाद जब मैं वापस लौटा तो सीधा उसके हॉस्टल पहुंचा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वह बाहर नहीं आई। मैंने सोचा शायद वह अभी अपने घर से नहीं लौटी है। मैं रोज वहां जाता और इंतजार करता, लेकिन वह नहीं आई। एक दिन न जाने मुझे क्या हुआ, मैं सीधे उसके हॉस्टल के अंदर चला गया। मैंने वार्डन से कहा कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं जो पहली मंजिल के उस कमरे में रहती है जिसकी बालकनी सड़क की तरफ है। वार्डन ने मुझे हैरानी से देखा और पूछा, तुम वही लड़का हो जो रोज शाम को 5:30 के आसपास यहां खड़ा रहता है? मैंने कहा, हां, मैं वही लड़का हूं। उसके बाद वार्डन थोड़ी गुस्से में आ गई और मुझसे कहा कि वह किसी भी बाहर के व्यक्ति को लड़कियों के हॉस्टल में नहीं आने दे सकती। उसने इतनी ज्यादा डांटा कि मुझे डर लग गया और मैं वहां से वापस आ गया। फिर 1 महीने तक मैं उसके हॉस्टल के बाहर खड़ा रहा, लेकिन कोई भी लड़की बाहर नहीं आई। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और फिर से हॉस्टल के अंदर गया और वार्डन से कहा कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं, चाहे जो हो। उसने फिर से मुझसे पूछा, किस कमरे में जाना है? मैंने सीधा उसके कमरे की तरफ इशारा किया। इस बार वार्डन गुस्से में नहीं थी, लेकिन बहुत हैरान थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे तक ले गई। कमरा बंद था। उसने ताला खोला और मुझे अंदर ले गई। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि कमरा पूरी तरह से धूल से भरा हुआ था और हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। मैंने हैरानी से पूछा, क्या लड़की ने यह हॉस्टल छोड़ दिया था? वार्डन ने मेरा नाम पूछा और जैसे ही मैंने नाम बताया, वह बेहोश होने वाली थी। मैंने उसे पकड़ लिया और पूछा, क्या हुआ? फिर वार्डन ने जो बताया वह सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे 440 वोल्ट का शॉक दे दिया हो। उसने कहा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो, उसने 6 साल पहले सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से कोई भी इस कमरे में नहीं गया, क्योंकि सभी लड़कियां इस कमरे से डरती हैं। यह सुनकर मुझे लगा कि शायद कोई और लड़की इस कमरे में जा रही होगी बिना किसी को नोटिस के। तो मैंने वार्डन से कहा कि उस लड़की की फोटो दिखाए। वार्डन ने मुझे उसकी फोटो दिखाई और हाँ, वह वही लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। यह एक हैरान करने वाली शाम थी मेरे लिए। करण जब अपनी कहानी सुना रहा था, तब मेरी फोन की घंटी सुनाई दी। मेरा फोन एक यूनिक रिंगटोन पर था और हाँ, मुझे वाइब्रेशन भी महसूस हुआ। मैंने अपना फोन अपनी जेब से निकाला और उसका लॉक खोला, लेकिन न कोई मिस्ड कॉल थी, न कोई मैसेज। मैं फोन को देखते हुए करण से पूछा, फिर क्या हुआ? तभी उसने कहा, उस रात मैंने भी आत्महत्या कर ली। यह सुनकर मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था। उसकी कहानी सुनने के बाद मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा डर बैठ चुका था। मैं सोचने लगा, क्या सच में वह लड़का मेरे सामने था या यह मेरा वहम था? मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और चारों तरफ देखा। पूरा डिब्बा अब भी खाली था। ट्रेन धीमी रफ्तार से चल रही थी और बाहर का अंधेरा और गहरा हो चुका था। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि सीट के कोने पर कोई बैठा हुआ है। मैंने डरते हुए धीरे धीरे उस तरफ देखा। वह करण था। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अब अजीब सी लग रही थी। उसकी आंखें गहरी, ठंडी और खाली थी। उसने फिर से बोलना शुरू किया, मैंने तुम्हें अपनी कहानी तो सुना दी, लेकिन अब तुमसे एक वादा चाहिए। कैसा वादा? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो बोला, तुम मेरे साथ चलोगे? ये ट्रेन यहां खत्म होती है। तुम्हारे लिए मेरी यात्रा अधूरी नहीं होनी चाहिए। उसके शब्दों ने मेरी धड़कनें रोक दी। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था। तभी अचानक ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। मैंने घबराकर अपना बैग कसकर पकड़ा और चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझसे दूर रहो। लेकिन वह आदमी अपनी जगह से नहीं हिला। वह मुझे बस घूरता रहा और धीरे धीरे बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम्हें मेरी कहानी का हिस्सा बनना होगा।
मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई। तभी उसने अपने हाथ से मेरी तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियां पतली और लंबी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसानी हाथ ना हो। उसकी आवाज अचानक गूंजने लगी, इस डिब्बे में जितने लोग आते हैं वे मेरी यात्रा पूरी करते हैं। तुम अब अकेले नहीं होगे, तुम्हारा सफर अब मेरे साथ है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे अंदर ही घुट गई। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। दरवाजा खुला और एक तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। बाहर गहरा अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की ओर देखा। करण की आत्मा अब खड़ा होकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक एक और आवाज सुनाई दी। यह किसी महिला की आवाज थी। रुको! मैंने चौंक कर अपनी आंखें खोली। एक औरत डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी ठंडी हवा में उड़ रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे आग की लपटें हों। करण, जो अभी तक मुझे घूर रहा था, अचानक रुक गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आवाज कांपने लगी। उसने उस औरत की ओर देखा और चिल्लाया, यह तुम्हारा मामला नहीं है, वापस जाओ। लेकिन वह औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। उसने गुस्से में कहा, यह लड़का मेरा है, इसे यहां से जाने दो। डिब्बे में जैसे समय थम गया था। करण अब उस औरत की तरफ घूर रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। मैंने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं जड़ हो चुका हूं। वह औरत डिब्बे के अंदर कदम रखते ही बोल पड़ी, इसकी आत्मा पर हक तुम्हारा नहीं है, इसे छोड़ दो और वापस जाओ। करण की आवाज गहरी और कांपती हुई थी। वो बोला, यह मेरे हिस्से का है, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? औरत ने अपनी चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, जो तुम्हारे हिस्से का था वह तुमने ले लिया। अब यह लड़का नहीं, मैंने इसे बचाने का वचन दिया है। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर यह औरत कौन है और उसने मेरी रक्षा का वचन कब दिया। करण ने एक तेज घृणास्पद चीख मारी। उसकी आवाज डिब्बे में गूंजने लगी और आसपास का माहौल और ठंडा हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि अब शायद मेरा अंत आ गया। तभी औरत ने जोर से कहा, बस बहुत हुआ। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसके चारों ओर तेज सफेद रोशनी फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि मैं अपनी आंखें खोल भी नहीं पाया। उस करण की चीखें अब और भी डरावनी हो गई थी, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से लड़ रहा हो। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वह करण की आत्मा गायब था। सिर्फ मैं और वह औरत थे। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी ममता थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और आपने मेरी जान क्यों बचाई? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूं। मैं उन आत्माओं की रखवाली करती हूं जिन्हें अनजाने में भटकते हुए अंधेरे में खींच लिया जाता है। तुम उन लोगों में से हो जिनकी नियति अभी लिखी नहीं गई, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन वह लड़का कौन था और वह मुझे क्यों अपने साथ ले जाना चाहता था? औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह कोई इंसान नहीं था, वह एक भटकती हुई आत्मा है। उसने अपने जीवन में बहुत दर्द सहा है और अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण अब उसे शांति नहीं मिल पाती। वह बेहद अकेला है और अपने खालीपन को भरने के लिए ऐसी आत्माओं को ढूंढता है जो भावनात्मक रूप से टूट चुकी हो। मैंने हैरानी से पूछा, तो उसने मुझे क्यों चुना? औरत ने मुझे गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम्हारे अंदर का खालीपन उसकी तरफ खींचता है। वह तुम्हें अपने साथ ले जाकर अपनी तन्हाई को मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह तुम्हारे लिए अंत होता, क्योंकि उसकी दुनिया में कोई सुकून नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ अकेलापन और अंधेरा है। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने अंदर के खालीपन को महसूस किया।
यह सच था कि मैं खुद को बेहद अकेला और टूटा हुआ महसूस करता था। तो क्या इसका मतलब है कि अगर मैं कमजोर और अकेला रहूं तो वह वापस आ सकता है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वह औरत मुस्कुराई और बोली, जब तक तुम्हारे दिल में अंधेरा रहेगा वह तुम्हें खोजने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम अपने अंदर रोशनी और उम्मीद को बचाए रखोगे तो वह तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। अकेलापन और टूटापन सबसे बड़ा द्वार है जिससे ये आत्माएं अंदर आती हैं। मैंने सिर झुकाकर धीरे से पूछा, लेकिन वह आत्मा इतनी अकेली क्यों है? औरत ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हर आत्मा की अपनी कहानी होती है। कुछ कहानियां इतनी दर्दनाक होती हैं कि वे उन्हें शांति से आगे बढ़ने नहीं देती। वह आत्मा भी कभी किसी इंसान की थी, लेकिन किसी गहरे सदमे, किसी अधूरी चाहत या किसी ने उसे अकेलेपन की ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया कि वह अब उस अंधेरे से निकल नहीं पा रही। उसकी बातों से मुझे आत्मा के लिए एक अजीब सी दया महसूस हुई। मैंने धीरे से कहा, तो क्या वह कभी अपनी तन्हाई से बाहर आ सकता है? औरत ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, यह उस पर निर्भर करता है। अगर उसे कोई ऐसा मिले जो उसकी तन्हाई को समझे और उसे शांति दे सके तो शायद वह मुक्त हो जाए। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि भटकती आत्माएं अक्सर दूसरों को समझने की बजाय अपने दर्द में उलझी रहती हैं। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी। क्या मैं उस आत्मा की मदद कर सकता था, या क्या वह मेरी मदद करने की बजाय मुझे और अंधेरे में खींच ले जाता? अब क्या मैं सुरक्षित हूं? मैंने घबराते हुए पूछा। वह औरत मुस्कुराई और बोली, तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक तुम अपने दिल में उम्मीद और प्यार को जिंदा रखोगे। अपने अंदर के दर्द को खत्म करो और अपने जीवन को रोशनी से भर दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। उस रात की बातों ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने अपने अंदर के खालीपन को भरने की ठान ली। अब मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि मैं उम्मीद, खुशी और प्यार को अपने जीवन में जगह दूं। और जब भी अकेलापन महसूस करता हूं तो उस औरत और उसके कहे शब्दों को याद करता हूं, तुम्हारा दिल तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, इसे अंधेरे का हिस्सा मत बनने दो। हमारे जीवन में इतने दर्द होते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा। दिल टूटता है, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और फिर हमें लगता है कि आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन याद रखो, यह रास्ता कभी भी हल नहीं होता। आत्महत्या करने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि वो और भी बढ़ जाता है। किसी भी इंसान की जिंदगी की असली कीमत उसकी आत्मा में बसी होती है, और एक ऐसा फैसला केवल और केवल दर्द को बढ़ाता है। अगर आप भी कभी खुद को अकेला महसूस करें या टूटे हुए महसूस करें, तो सबसे पहले अपने दर्द को सच्चे लोगों से शेयर करें। कभी भी अकेले फैसले न लें, क्योंकि कभी कभी तन्हाई हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिनका कोई वापस आने का रास्ता नहीं होता। आपका जीवन अनमोल है। याद रखें, उस अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी आती है। और जब आप इस रास्ते पर अकेले चल रहे हो तो सोचिए, क्या आपने कभी अपने आसपास के लोगों को सच्चे तरीके से देख समझा है? तो इस वीडियो को देखकर अगर आपको भी याद आए कि आपके किसी दोस्त का भी दिल टूटा है, तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें और उन्हें बताएं कि इसके लिए आत्महत्या कोई हल नहीं है, बल्कि एक सफर है जिसमें हमारा साथ होना जरूरी है।